आज हम लोग एक नई जो विश्व व्यवस्था बन रही है उसके बारे में जरा पढ़ेंगे। बोर्ड ऑफ पीस, जिसको कि बीओपी कहते हैं। बीओपी एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये विशेष डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो विशेष मंतव्य है उसके हिसाब से बन रही है बीओपी। इस शब्द के बीच इस शब्द को आप लोग समझेंगे, जिसकी पृष्ठभूमि को क्या है इसको समझेंगे, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवहारिक राजनीति में इसका क्या योगदान है इसको भी आज समझना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ पीस को देखिए, इजराइल और हमास, इसके बीच में युद्ध हुआ। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ। इसको समझेंगे जो कैसे ये युद्ध क्यों हुआ, हमास क्या है। क्योंकि फलस्तीन और इजराइल का जो विवाद है, इस विवाद की जड़ें इसके मुख्य रूप से कारण है, और हमास को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। वैश्विक स्तर पर एक आतंकवादी संगठन माना जाता है जो इजराइल के खिलाफ हमेशा प्रभावशाली रहता है, जिसमें कई राष्ट्रों की भूमिका भी रहती है हमास को वित्त पोषण करने में और हमास को आर्म शस्त्र पहुंचाने में। एक नृशंस आतंकवादी घटना घटी थी 7 अक्टूबर 2003 को। 7 अक्टूबर 2003 को एक जघन्य आतंकवादी घटना घटी थी जिसमें हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया था। यद्यपि यह आतंकवादी घटना थी, लेकिन कालांतर में इसको इजराइल ने अपने ऊपर हमला माना। इसको समझना है। 7 अक्टूबर 2023 को यह घटना घटी थी, इसको समझना है। वैश्विक परिदृश्य में उस समय यूक्रेन युद्ध चालू था, और यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में विश्व की राजनीति प्रभावित थी, और उसी समय में यह घटना घटी। हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। यह पहले आतंकवादी हमला था, जहां पर इजराइल की जो निर्दोष बच्चे थे बंधक बना लिए गए, नागरिकों को, महिलाएं थी उसको बंधक बना लिया गया। लेकिन इजराइल ने कालांतर में इसे अपने ऊपर हमला माना, और इसके विरुद्ध में प्रतिक्रिया के तौर पर एक युद्ध जैसा छेड़ दिया, जिसमें कि हमास के संपूर्ण विनाश को लक्ष्य रखा गया। संपूर्ण विनाश, इसको लक्ष्य रखा गया, हमास के संपूर्ण विनाश, यहां पर ध्यान रखना है। और इसके बाद जो इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर हमले किए गए, आक्रमण किए गए, फिलिस्तीन पर हमले किए गए। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत, विश्व के अधिकांश देश द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं, और कुछ अरब राष्ट्र इसको नहीं स्वीकार करते। इजराइल के वैधानिकता को चुनौती देते हैं। इजराइल को फिलिस्तीन की धरती पर उभरा हुआ राष्ट्र मानते हैं, एक विवादित राष्ट्र मानते हैं। भारत के बगल में पाकिस्तान आज तक इजराइल को मान्यता नहीं देता है, इसको भी समझना है। इजराइल अपने तकनीकों के बल पर रक्षा क्षेत्र में प्रमुख रहा है, और इसकी अपने तकनीकों के बल पर यह पूरे विश्व में विख्यात रहा है। इजराइल के पास जनसंख्या कम होने के बावजूद भी इसने अरब देशों को कई बार युद्धों में पराजित भी कर दिया है। इसके साथ भी घटना है। इस तरह की इजराइल की जो राष्ट्र प्रेम है, इजराइल की जो तकनीकी दक्षता है, वो अत्यंत उल्लेखनीय है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इजराइल को अमेरिका का समर्थन हमेशा से मिलता रहा। अमेरिका का समर्थन, लोग कहते हैं कि अमेरिका में यहूदी लॉबी सबसे प्रबल लॉबी मानी जाती है, तो इजराइल को अमेरिका के द्वारा भरपूर समर्थन हर मुद्दे पर मिलता रहा है। यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में हो, या यूएनओ के द्वारा किसी भी प्रकार का सैंक्शंस लगाए जाने की स्थिति हो, वहां भी। और उसके साथ ही साथ अमेरिका के तकनीक में भी इजराइल की पहुंच शानदार रही है। ये दोनों के बीच में ज्वाइंट वेंचर भी रहे हैं। इजराइल की जो जासूसी संस्था है वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही है विश्व में। मोसाद को दुनिया के सशक्त इंटेलिजेंसी में से एक माना जाता है, और मोसाद ने अपने कई सफल ऑपरेशन भी किए हैं। लेकिन मोसाद की असफलता हम इस संदर्भ में देख सकते हैं, और दुनिया की कोई भी एजेंसी क्यों न हो, प्राय 100% सफल नहीं होती। मोसाद भी इसका अपवाद नहीं है। यद्यपि मोसाद की जो इससे पहले इतिहास में कुछ ऐसे कारनामे रहे हैं जिस पर कि मोसाद या इजराइल को या विश्व में जो भी व्यक्ति इसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से रुचि रखते होंगे, उस सबको गर्व होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बाद की परिस्थितियां कैसे बदलती चली गई। 2023 की इस घटना के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला करना प्रारंभ किया, और एक गाजा पट्टी है जो कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों जिस पर के आपस में संघर्ष, आपस में दावेदारी बतलाते हैं, उस पट्टी को संकरी पट्टी है वह, जिसको गाजा पट्टी कहे जाते हैं।
यहाँ पर गाजा पट्टी में भी इजराइल के द्वारा जब हमले किए गए तो इसके फलस्वरूप नाकेबंदी की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही थी उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इस तरह घटना आई थी और इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका, इस घटनाक्रम को ध्यान रखना है, इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक केस भी किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसमें नेतान्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनको मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अब गाजा में जो मानवीय घटना घटती चली, इजराइल के हमले के द्वारा जो गाजा पर अत्याचार किए गए, इस तरह के आरोपों का तर्क है। तो इससे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने एक स्टेटमेंट दिया था, इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कि गाजा को अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के अधीन लाया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के अधीन, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड एक प्रभावी देश रहा है कम से कम मिडिल ईस्ट में। तो इस तरह का एक प्रस्ताव आया था कि गाजा को इजरायली शक्तियों के अधीन लाना, इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के अधीन लाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां वहां पर देखें कि उस पर सारी कार्रवाई कैसी हो रही है उसका, क्योंकि इजराइल की जो मांग है वो इजराइल की मांग है जो हमास की पूर्णतः उन्मूलन या पूर्णतः निशस्त्र होना चाहिए हमास को, इजराइल किया। अब इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देने वाला यह उग्रवादी संगठन या आतंकवादी संगठन है हमास। अधिकांश देश हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किए हुए हैं। भारत भी उनमें से एक है शायद। आप लोग इस अद्यतन आंकड़ा को भी देख लेंगे। अब यहाँ पर अधिकांश देशों के लिए जो प्रायः मुस्लिम धर्मावलंबी है उसके लिए हमास देशभक्ति का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। मैं इस तर्क में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बतलाऊं कि गाजा के लिए, गाजा पर जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को वहां पर प्रभावी भूमिका अदा करने की बात टोनी ब्लेयर के द्वारा की गई। अब यूएनओ इस संदर्भ में कई प्रस्ताव यूएनओ में लाए, यूएनओ में भी प्रस्ताव इस प्रकार के लाए गए और यूएनओ ने अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी, अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के लिए। अब यहीं से सारी चीजें बढ़ती है आगे। जो बीओपी क्या है उसको आप लोग समझेंगे, बीओपी क्यों और बीओपी कैसे। तो अब एक प्रस्ताव आया था, इस प्रस्ताव को 1809 का प्रस्ताव कहते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, इस प्रस्ताव को कहते हैं 1809 ईस्वी का प्रस्ताव, जो आतंकवाद से संबंधित है और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को क्रियान्वित होना चाहिए गाजा में, गाजा की रक्षा के लिए। यह जो प्रस्ताव आया था यूएनओ को 2803 प्रस्ताव था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 2803 प्रस्ताव ऐसा था, आप लोग इसको नोट करेंगे यूएनओ के रेजोल्यूशन में, जिससे गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को प्रभावी होने का मौका मिला। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। 2803 प्रस्ताव ऐसा था, प्रस्ताव नंबर 1803 था। अब उसके बाद घटनाएं नाटकीय रूप से बढ़ती। जब यह 2803 का प्रस्ताव आया कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसमें प्रभावी होंगी, तो उसके बाद गाजा के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात की गई, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक फोर्स के तौर पर देखा गया। बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात की गई और बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात करने से पहले 12 अक्टूबर 2025 को, ध्यान रखना है डेट आप लोगों को, 12 अक्टूबर 2025 को, 2025 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की, वॉर इज ओवर, वॉर इज ओवर, वॉर इज ओवर। अब इस पर ध्यान रखना कि गाजा में जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा था, उस युद्ध के संदर्भ में उन्होंने कहा वॉर इज ओवर, मतलब वॉर खत्म हो चुका है। यह ध्यान रखना, वॉर इज ओवर का एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। यह एक स्टेप था, जिस स्टेप को हम कह सकते हैं इसके द्वारा इजराइल और हमास दोनों को वार्ता के टेबल पर लाया जाएगा, वार्ता के टेबल पर या टेबल पर पहुंचाया गया। इसको ध्यान रखना है, इजराइल और हमास दोनों को। वारी जो भक्त, क्योंकि मैंने कहा कि अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत ज्यादा प्रभावी रहती है और इजराइल पर भी अमेरिका का प्रभाव बहुत ही ज्यादा रहता है। जब जब कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं हाल में,
इसमें कि दोनों के बीच में अलग अलग सुर देखे गए हैं, लेकिन वो इतने प्रबल सुर नहीं है, प्रबल स्वर भी नहीं है दोनों के अलग अलग होने के, कि आपके संदर्भ में कोई अंतर्राष्ट्रीय टीका टिप्पणी कर सके। अब यहां पर देखेंगे कि वारी डोभर की जब घोषणा की गई तो गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को आमंत्रण था कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के निगरानी में वो काम होगा। तो इसी संदर्भ में हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की कि एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। यहां पर समझना है, अब इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस, एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने लगभग 63 देशों को आमंत्रित किया। 63 देशों को आमंत्रित किया उसमें शामिल होने। अब ये समझेंगे 63 देशों में से, अब 63 देशों में से जो देश इसमें शामिल होंगे उसमें से 8 लोगों को लेकर के एक बनाया जाएगा एक्टिंग बॉडी। एक्टिंग बॉडी उसमें से शामिल लोगों को लेकर। अब यहां पर ध्यान रखना है कि बोर्ड ऑफ ये जो पीस है इसके चेयरमैन जो रहेंगे वो चेयरमैन रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये दूसरी बात कि इनका कोई टेन्योर नहीं होगा, ये आजीवन चेयरमैन रहेंगे, इनका कोई टेन्योर नहीं होगा। यहां समझने की चीज है, इनका कोई टेन्योर नहीं होगा कि 5 साल के रहेंगे या 4 साल के लिए रहेंगे। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ना रहे, क्योंकि दूसरी बार का टर्म है, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, लेकिन इस बीओपी के ये चेयरमैन रहेंगे लाइफ टाइम। और जब ये नहीं रहेंगे, भगवान करे कि अभी सैकड़ों वर्ष जिए, लेकिन जब ये नहीं रहेंगे तो इनके पास में ही अपना नॉमिनी, मतलब अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट करने का अधिकार होगा। उत्तराधिकारी अपॉइंट या नॉमिनेट करने का अधिकार होगा। अब आप ही समझेंगे ये चल क्या रहा है भाई, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई ट्रस्ट है या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था में ऐसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संस्था में आप अपने विचारों को दुनिया पर थोप नहीं सकते। दुनिया वैसी है जैसी है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, तो आप एक समान की विचार को रखेंगे तो दुनिया में दिखते आएगी। तो अब इसमें उत्तराधिकारी को अपॉइंट करने का अधिकार है। अब सदस्यता शुल्क भी इसकी रखी गई, ये $1 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर, $1 बिलियन को आप डोनेट कीजिए, और डोनेट करने के बाद आप इसकी सदस्यता, इसका आप मेंबर बन जाइएगा। तो ब्रिटेन की मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय कुछ मीडिया ने इसको डोनाल्ड ट्रंप की इस बोर्ड ऑफ पीस को पे टू प्ले कहा है, पे टू प्ले ऑर्गेनाइजेशन कहा है। पे टू प्ले ऑर्गेनाइजेशन, पे टू प्ले ऑर्गेनाइजेशन, इसको ध्यान रखना है कि पहले आप पेमेंट कीजिए, $1 बिलियन आपका पेमेंट होगा, और उसके बाद आप जाकर किसके मेंबर बनते हैं, और इसके मेंबर बनने के बाद आप वहां पर सुझाव देंगे, और जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा वो इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा, जो आप $1 बिलियन लगाएंगे उसके लिए 8 लोगों की ये टीम है। अब चूंकि ये लाइफ टाइम चेयरमैन रहेंगे हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो इनके पास ऑटोमेटिकली वीटो मिल जाता है। जब भी लाइफ टाइम चेयरमैन है, कोई प्रासंगिकता भी आई नहीं है, उसकी जो क्रियान्वयन की रूपरेखा भी स्पष्ट रूप से आई नहीं है, तो एक किस्म का डिक्टेटरशिप ये हो जाएगा। या अमेरिकन आइडियोलॉजी को, या अमेरिका की जो सोच है गाजा के लिए, तो उसके लिए रहेगा। और दूसरी बात की, जब इस तरह की प्रासंगिकता बढ़ती चली जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि विश्व में जहां कहीं भी झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है, तो वहां पर इस बोर्ड ऑफ पीस की विचारधारा, बोर्ड ऑफ पीस क्रियान्वयन हो जाएगा। तो आप समझ लेंगे कि इससे पहले जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक महत्वपूर्ण संस्था यूएनओ है, तो बोर्ड ऑफ पीस की जरूरत क्या है, बोर्ड ऑफ पीस की जरूरत क्या है, यह भी महत्वपूर्ण पहलू है। क्या बोर्ड ऑफ पीस यूएनओ का प्रतिद्वंदी तो नहीं बन रहा है, या यूएनओ के रिलेवेंसी को कम तो नहीं कर रहा है, यूएनओ की जो अपनी प्रासंगिकता, उस पर सवालिया निशान तो नहीं लगा रहा है,
या अमेरिकन हितों की सुरक्षा के लिए एक नई आवरण को तो तैयार नहीं किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से रुचिकर विषय से आने वाले दिनों में बोर्ड ऑफ डिस्कस। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने कहा अभी 63 राष्ट्रों को 63 देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें देशों के संदर्भ में मुख्यतः 3 प्रकार की कैटेगरी आती है विश्व राजनीति में। अन्य देशों ने इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखलाई है उसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिन राष्ट्रों ने इसके नेतृत्व को, इनके आमंत्रण को बिल्कुल स्वीकार किया है, आमंत्रण को स्वीकार किया है। ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इनके आमंत्रण को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो आमंत्रण है उनको बिल्कुल स्वीकार कर लिया है। विश्व के लगभग में 21 देश ऐसे हैं जिन्होंने इनके आमंत्रण को बिल्कुल स्वीकार कर लिया है। अब इसमें समझेंगे कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में से पाकिस्तान ऐसा है जिसने अभी अंतर्राष्ट्रीय जो आमंत्रण था इनके लिए उसको स्वीकार कर लिया है। इसको समझेंगे क्योंकि पाकिस्तान के साथ अपनी समस्या है। पाकिस्तान अभी जिस स्थिति में खड़ा है उस स्थिति में वो अपने आप को शांति का मसीहा बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विश्व की राजनीति, विश्व के प्रमुख राष्ट्र उसके नीतियों से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि जिस देश में ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाए वह भी आजकल शांति का मसीहा बनने की बात करता है, क्योंकि उसका इतिहास, पाकिस्तान का इतिहास ही आतंकवादियों के वित्त पोषण और समर्थन कर रहा है। खैर वो पाकिस्तान की अपनी नीति है। तो आमंत्रण को स्वीकार किया विश्व के 21 देशों ने, उसमें कोई प्रमुख राष्ट्र रहा नहीं है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, और छोटे छोटे देश तो जिन्होंने स्वीकार कर लिया है। विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार तो किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, परंतु अपनी सदस्यता अभी तक दी नहीं है, सदस्यता के लिए हामी नहीं भरी। मतलब आप समझ सकते हैं $1 बिलियन का प्रोसेस नहीं किया है, ऐसे समझ लेंगे। तो विश्व में ऐसे देशों की संख्या फिलहाल में 6 है। ऐसे देशों की संख्या 6। ये देश, इन देशों में जिन देशों ने इसको स्वीकार नहीं किया है, इन देशों में अल्बानिया, बेलारूस इत्यादि है। विश्व में ऐसे देशों की संख्या 6 है। अल्बानिया, बेलारूस इत्यादि देश इस तरह के हैं कि जिन्होंने स्वीकार तो किया है लेकिन सदस्यता के लिए अभी पूर्ण रूप से तैयारी अपनी नहीं दिखलाई है, पूर्ण रूप से जवाबदेही नहीं दिखलाई है। विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जो देश अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। ऐसे देश लगभग में 22 है जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। वेट एंड वॉच का मतलब होता है कि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय नहीं देना सबसे बड़ा निर्णय होता है, या राजनीति में भी ऐसी घटना होती है कि निर्णय न दो तो सबसे बड़ा निर्णय। तो ऊंट की सकरवट बैठता है, ये देखने की चीज होगी। अपना भारत, चीन, रूस, जो भारत, चीन, रूस, यूक्रेन, खुद इजराइल वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहा है। वेट एंड वॉच एक शक्ति संपन्न राष्ट्र की जो विशेषता है, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की जवाबदेही है, वे सारे राष्ट्र अभी चल रहे वेट एंड वॉच। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी जिन जिन नीतियों को जिन प्रकार से लागू कर रहे हैं, वो जो पहले से औपचारिक राजनीति थी, औपचारिक जो सीमाएं थी, उन सीमाओं को कब की लांघ चुकी थी। दूसरी बात, इस संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिकता या डोनाल्ड ट्रंप की जो विचारधारा है, उनका जो स्वभाव है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सूट नहीं कर रहा है। तो ऐसी जो महाशक्तियां वैश्विक स्तर पर प्रमुख रूप से अपनी भूमिका अदा करती है, वह भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और यह सही जवाब है, वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो सही जवाब है। अब इसके साथ ही साथ आपको उन देशों के बारे में भी देखना है जिन देशों ने सीधे इसमें इनकार कर दिया है, सीधे इस बोर्ड ऑफ पीस में जाने से इनकार कर दिया है। बोर्ड ऑफ पीस में इसको समझेंगे, जो बोर्ड ऑफ पीस में जाने से इनकार करने वाले राष्ट्रों में कौन कौन से राष्ट्र हैं उसको भी आप लोग समझेंगे। सीधी बिल्कुल दूरी बना चुका है ऐसे राष्ट्रों में से, तो कम 14 ऐसे राष्ट्र हैं
जिन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली है। 14 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इससे बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली है। अब इस लिस्ट को जब आप देखेंगे तो आप इसमें चौंकेंगे कि ऐसे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली है। उस बोर्ड ऑफ पीस के ऐसे ऐसे राष्ट्रों में सबसे पहला जो नाम मैं लेना चाहूंगा वो फ्रांस है। फ्रांस ने बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली है। फ्रांस ने बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली है। दूसरा जो प्रमुख राष्ट्र है वो कनाडा है। कनाडा ने बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली है। तीसरा जो प्रमुख राष्ट्र है वो जर्मनी है। जर्मनी ने बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली है। चौथा राष्ट्र जो प्रमुख रूप से है ग्रीस है। और जब मैं आपको एक और नाम बतलाऊं कि यूके ने भी इससे दूरी बना ली है। यूके ने भी इससे भी दूरी बना ली है। तो अब आप देखेंगे कि यूरोप की 3 प्रमुख शक्तियां, जब तक मैं आज जिस तारीख की बात कर रहा हूं मैं, तो फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये 3 यूरोप की प्रमुख शक्तियां हैं। ब्रिटेन, मेरा इस बार ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन या इंग्लैंड, ये यूरोप की 3 प्रमुख शक्तियां हैं और तीनों शक्तियों ने दूरी बना ली इस बोर्ड ऑफ पीस से। एक महत्वपूर्ण निर्णय आता है बोर्ड ऑफ पीस का, इटली ने इसके लिए कोई गर्मजोशी नहीं दिखलाई है। तो वैश्विक नीति या वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक जो राजनीति है, इस जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन या वैश्विक राजनीति जो भी हो, उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड इत्यादि के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अब आपको देखना है कि बोर्ड ऑफ पीस की जो नीतियां होगी, बोर्ड ऑफ पीस जो कार्य करेगा, वो व्यावहारिक रूप से सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आने वाले दिनों में देखने में बहुत ही आनंददायक होगा। जब तक इसकी सतही तौर पर जो उद्देश्य बतलाए जाते हैं वो यूएनओ की प्रासंगिकता को कम करते हैं, और यूएनओ की प्रासंगिकता को कम करना एक निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए उचित नहीं माना जा सकता है। समय का प्रश्न यह है, यक्ष प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूएनओ में सुधार हो, न कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। इस बोर्ड ऑफ पीस की एक समस्या और भी है। इसमें सब सहारा के जितने भी देश हैं उसमें से किसी भी देश को आमंत्रित नहीं किया गया है। सब सहारा देश में से किसी भी एक देश को बुलाया नहीं गया है। तो विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के द्वारा भी इसके लिए गर्मजोशी नहीं दिखलाई जा रही है। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि बोर्ड ऑफ पीस का मुख्यालय कहाँ होगा, तो आपको जवाब देना है कि बोर्ड ऑफ पीस का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी, यहां पर ध्यान रखना है कि वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, उसी में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्यालय भी होगा। देखते रहिए आने वाले दिनों में बोर्ड ऑफ पीस कहां तक सफल होता है। ठीक, धन्यवाद।